नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि कल की हमारी गुफ्तगू ने पड़ोसी मुल्क के अंदर लोगों को बहुत सारी मिर्चें लगा दी। लोग वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, पाकिस्तान को इतनी इमदाद मिल गई और पैसे मिल गए, जबकि आपको पता है कि उन्होंने तो कोशिश ये की थी कि वो पहाड़ों पर से जाकर छलांग मार के किसी तरह पाकिस्तान को फंसवा दें। लेकिन हिंदुस्तान की जो नाकामयाबी है वो इसी से ज़ाहिर होती है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से उनको छितर मार के निकाल दिया, फिर FATF के अंदर पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ गया। उस दिन तो गशी के दौरे आए, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तान में उल्टियाँ लग गईं जो मोदी के भक्त थे उनको। और उसके बाद अब आप देखें कि ये किसी तरह चाह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, ठीक है। और ये मुनफरिद चीज़ है कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों साइड के ऊपर एक ही टाइप के लोग हैं, यानी पाकिस्तानी तो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे, वो चाह रहे हैं हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, चलो वो चाह रहा है। पाकिस्तानी ऐसी बावले हो रहे, पेट पे लेट रहे हैं, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अच्छा खैर, एनीवे दोनों माइंडसेट जो थे दोनों नाकाम हो गए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को मिल गए नोटू, चाहे वो 2 साल में मिलें, 3 साल में मिलें, जैसे आप उसको बेहतर समझें, ठीक है। हुकूमत सियासी कोई भी हो, दिस इज़ दी यू कैन से दिस इज़ द बिगर कैनवस, कि ये सारा स्ट्रेटेजिक गेम है। और इस गेम के अंदर अहमियत यही है कि क्योंकि हम पाकिस्तान की बात तो हमेशा करते रहते हैं कि वो शो बहुत ज़्यादा पूरे खित्ते में मकबूल है, तो मैं ये वाज़े कर दूं कि ये इकोनॉमिक गेम बड़ी वास्ट है। और अगर हिंदुस्तान खुद को सोने की चिड़िया समझता है, तो जैसे पहले ये सोने की चिड़िया दुनिया को ललचाती थी और दुनिया यहाँ आ जाती थी इसको फतह करने के लिए, तो अभी भी उनकी नज़रें इसी के ऊपर हैं। ठीक है, मान लिया उनके पास 200 अरब डॉलर के रिज़र्व हैं, तो माजी में भी तो बड़ा अमीर था भाई, लेकिन दुनिया की नज़रें थी उस पर। एक्चुअली चीज़ क्या है कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली ओपन हो रहा है, क्योंकि अब हम उनके वसाल स्टेट के तौर पे एक्ट करेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। इसके अगेंस्ट में हमको नोटू मिलेगा, F-16 हमारे पास है, जोहरी ताकत हम में, इंडिया को चेक में कौन रखेगा, हम रखेंगे। मुख्तसर मैंने आपको बातें बता दी। नंबर 1 ये आपके सामने की बात है, अफगानिस्तान हाथ से फिसल के निकल गया इंडिया से, है ना। इंडिया बेचारा खाली हाथ बैठा बस तालियां बजा रहा है। और दूसरी चीज़, FATF के अंदर हर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पाकिस्तान FATF में भी वाइट लिस्ट में आ गया, वहाँ पर भी शिकस्त हो गई। नहीं, क्लियर कट बात कर रहा हूँ। तीसरी बात ये थी कि ये चाह रहे थे पाकिस्तान खुलांच हो जाए, दिवालिया हो जाए, कंगला हो जाए, भिखारी हो जाए। हर वक्त वो मेरी वीडियो बनाते हैं, उसमें झूठी तस्वीर लगा देते हैं, हमारा जो भी वज़ीर आज़म होता है उसकी, और दिल ज़ाहिर कर रहे होते हैं यार ये पाकिस्तानी भिखारी। तो हमको तो मिल गए ना नोटू। अब इसके बाद बारी आई है इनकी बुरी, और सीधी बात यह है कि अब इनकी शामत आएगी, क्योंकि वहाँ से चीन भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया जो है सुपर पावर बन जाए, चाहे कितने भी मिशन मंगल करने की कोशिश कर ले। इनको मंगलवार को ही फिर करेंगे जो भी करेंगे वो लोग, आगे समझ तो आप गए होंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब फारूक अफजल साहब, जो कि एक माशी तज्जियाकार भी हैं और मेंबर भी हैं KCCI के, इसके अलावा पाकदुर्ग बिजनेस फोरम के जो हैं वो सरबराह भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू। अब बात ये फारूक अफजल साहब, लोग इसको ब्रॉडर पिक्चर में नहीं देख रहे। पाकिस्तान सिर्फ इमदाद से तो नहीं चलेगा, अब हमें तिजारत भी चाहिए। एक तो मैंने पर्सपेक्टिव आपको दे दिया हमारे खित्ते के हिसाब से, अब तिजारत के लिए हमारे पास मौके हैं, दरवाजे हमें खोलने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है इमदाद पे टोटल काम नहीं चलेगा, और हुकूमत आज इनकी है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो इस पस मंज़र में बताएं कि तिजारत को इम्प्रूव करने में क्या किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, बात यह है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही कि हमने आज तक ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई, कंड्यूसिव जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंड्यूसिव पॉलिसीज़ का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट ही नहीं किया यहाँ पर। पाकिस्तान की तिजारत देखिए, हमें जब GSP मिला था 2014 में, 2015 से लागू हुआ था, तो हमने उसका भी फ़ायदा नहीं उठाया। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कैपेसिटीज़ ही नहीं थी, और ना अभी कैपेसिटीज़ हैं हमारे पास। तिजारत बढ़ाने के लिए आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चरल जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको उसको स्ट्रेंथ को प्रूव करना पड़ेगा। हमने आज तक देखिए गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग फ्रूट्स बहुत सारे इंपोर्ट कर रहे हैं खामखाई के। हमने आज तक ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाई जिससे कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारी बढ़े। एग्रीकल्चर पर हमने कभी तवज्जो नहीं दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इतना ज़बरदस्त, यानी कि आप समझें कि ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है कि हम हर किस्म की चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ना तो कोई मोटिवेशन है, ना इस पर कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई सिंसियर नहीं। इसी तरह अगर आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा
अंदाज़ा होगा कि अभी भी हम उस इंडस्ट्री के लेवल पे नहीं है। आज बांग्लादेश हमसे क्यों आगे एक्सपोर्ट में? बांग्लादेश ने जो उनकी एक स्ट्रेंथ थी, वो उनकी जो स्किल्ड वर्कर थी, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई अपनी 79 में, और गारमेंट्स को उन्होंने बूस्ट अप किया। और आज देखिए उनकी $42 बिलियन की गारमेंट एक्सपोर्ट है, जबकि वो कॉटन, सारी यान, कॉटन, कपड़ा बाहर से इंपोर्ट करके वैल्यू ऐड करके वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास कॉटन भी हो, हम कॉटन से भी, अब जो हमारा पहले चौथा, वी वर दी 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, आज हम 8वें-9वें नंबर पर आ गए हैं। हम जो 15, 13, 14 लाख बेलें लेते थे, मिलियंस बेल्स लेते थे, आज हम लोग 5.5-6 मिलियन बेल्स पर आ गए हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक लीडरशिप, एक विजनरी लीडरशिप हमारे पास नहीं है। हमारे पास वो सिंसेरिटी नहीं है, लोगों की ऑनेस्टी नहीं है कि मुल्क के बारे में सोचें और मुल्क की ऐसी पॉलिसी बनाएं। वो ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया। अब एहसन मेहनती साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो माहिर इक्तिसादियात। करता हूँ आपको एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, आपने जो पिछले हफ्ते बातें की, ऐसे लगता है कि वो सच्ची साबित हो गई, और जिन चीज़ों के ऊपर आप एम्फसाइज कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमने उनको सोलिडिफाई होते हुए देखा। अब आपके ख्याल से ये जो हमें न्यू फाउंड स्ट्रेंथ मिली है थ्रू डिफरेंट इंजेक्शंस ऑफ अश्योरेंसेस ऑफ फंड्स, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या बेहतरी आएगी? मैं चाहूँगा थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, आई थिंक कि ये जो अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो है हमें मिला है, ये $10 बिलियन की रिफाइनरी लगेगी, सऊदी रिफाइनरी लगेगी, $5 बिलियन के डिपॉजिट होंगे, फंड्स, सऊदी फंड्स एक्टिव हो गए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। अब आप देखें कि यूएई की विजिट है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, टॉक्स वहाँ पर हो रही हैं, और वो भी जो है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉक्स हैं। तो अब पाकिस्तान जो है एक नए पैराडाइम में है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं, वो कमिटमेंट देते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, आगे जाकर हमें जो है वो सपोर्ट मिलते जा रहे हैं। फारूक अफजल साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि अब थोड़ा सा रिविजिट किया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। कुछ बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई थी, और कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं कुदरती तौर पे, लेकिन अब देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई हैं, और वो अंडरस्टैंड कर रही हैं कि अब हमें इस ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत के दौर के अंदर सर्वाइव करना है। तो आलमगीरियत के दौर में अगर आपने सर्वाइव करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा इम्प्रूविंग रिलेशंस विद मुस्लिम उम्मा, playing the same role that we played in the 80s and 90s by protecting the Muslim Ummah and especially the Arabian Peninsula is going to gain us a lot of trust and investment. तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइएगा कि ये जो फंडिंग अब हमें मिलेगी अरेबियन पेनिनसुला जीसीसी कंट्रीज से, उससे हमारी इकोनॉमी को क्या बूस्ट मिलेगा? जी देखिए, मुझे तो अच्छा ही लगता है ये इस किस्म की, अगर हम जो इमदाद और लोन्स लेके जब इकोनॉमी चलाई जाती है, दिस इज़ नॉट द वे टू रन अ कंट्री एक्चुअली। आप उसकी रूट कॉज पे जाएं कि भाई क्या हमने इस नहज पे जो पहुंचे हैं कि हमें मुल्क दर बदर होके जाना पड़ रहा है, लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है, और अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हम आज लेस दैन $6 बिलियन के रिजर्व्स पे क्यों पहुँचे? हम ऐसी क्या वजूहात थी, और उस तक पहुंचने से पहले हमने ऐसे क्या लाहमल इख्तियार किया था कि हम उस नहज पे ना पहुंचे कि लोगों से करना पड़े? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनकॉम्पिटेंसी इतनी है, ना सिर्फ हमारी ब्यूरोक्रेसी में बल्कि हमारे सियासी लोगों में भी। ये जो सो कॉल्ड जो नाम नहाद सियासी जमातें हैं, यकीन जानिए 30 साल इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, 30-35 साल। आज भी ये कहते हैं हमें 5 साल मजीद मिल जाए, हम इसको मुल्क की तकदीर बदल देंगे। तो भाई पिछले जो 30 साल मिले थे, आपने तकदीर क्यों नहीं बदली उस वक्त? ठीक है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि लोग हमारे जो है ना वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि इन लोगों ने पहले क्या किया था। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंस होके, खाने खिला के, पैसे दे के आप यू गेट द वोट्स एक्चुअली ऑफ द पीपल। ठीक है, हमारे यहाँ आप वोट किन से लेते हो? जो जाहिल आदमी उसको मैशियत की, उसको तो हिज्जे भी नहीं आता कि मैशियत होती क्या है, और वो ऐसे लोगों को वोट देता है जो फिर असम्बली में जाके जिनको कख पता नहीं होता कि इकॉनमी क्या है, फाइनेंस क्या है, मुल्क को चलाना किस तरह है। और वो सिर्फ आप देखें कि जो भी आगे वो क़यादत होती है, उनका विजन भी इतना अच्छा नहीं है कि मुल्क की जो माशियत है उसको हम किस तरह बेहतर करें। इनका काम ये होता है कि 5 साल ये पूरे करने, और अगले 5 साल हम किस तरह पूरे करें, लोगों को किस तरह घेरें, किस तरह करें, और फिर अगले 5 साल फिर वही वादा करते हैं कि जी हम इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मसला ये है कि इनके पास ना नॉलेज है, ना इल्म है, ना कॉम्पिटेंसी है। आप एक अकाउंटेंट साहब अगर इकॉनमी चला रहे हैं और 4 साल बाद मुल्क में आए हैं, मैं ये समझता हूँ
कि उनको तो आइडिया ही नहीं है कि चलाने की, वो सिर्फ ये कि लोन लेके, देखिए कोई मुल्क भी लोन्स लेके इकॉनमी नहीं चलाता। हम घर के अखराजात जब चलाते हैं, मेरी अगर 5 लाख की इनकम है घर की, अगर मेरी आ रही है, तो मैं अपने अखराजात अगर कंट्रोल नहीं करूंगा तो आई वुड बी नीडिंग मोर मनी फॉर दैट। तो हमें फिर देखना क्या होता है कि मैं अपने अखराजात को कम करूं ताकि जो रेवेन्यूज आ रहा है, जो मेरी इनकम आ रही है, उसमें रह के मैं अपने आप को चलाऊं और सिस्टम को ठीक करूं। इसी तरह पूरा मुल्क है। अगर आपको पता है कि आपके यहाँ इतने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं जिनको कम किया जा सकता है और जो रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सकता है और कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन व्हाई यू ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि दे शुड सैक्रिफाइस। वेरी इसेंशियल थिंग दैट यू हैव सेड। लेकिन यहाँ पर एक और डायमेंशन भी है, उसकी तरफ भी जाते हैं। यहाँ पर एहसन मेहनती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देयर आर GDP प्रोजेक्शन नंबर्स आर आउट। डू यू थिंक दैट ए कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू आवर GDP विल बी इनफ फॉर अस टू जस्टिफाई कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है? क्या कहते हैं आप? जी एहसन मेहनती साहब। जो है उसकी जो फोरकास्ट है वो काफी ज्यादा डाउनग्रेड भी है। इसको हमने 2% पे आते हुए वर्ल्ड बैंक की तरफ से देखा है, जो कि इस वक्त अलमिया है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, GDP ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का काफी कम है। बट आई थिंक कि हम एक बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन के अंदर राइट गवर्नमेंट के साथ इस वक्त चल रहे हैं, जिसने जो है CPEC का एक नया मोहरा जो है सामने लेकर आए, जो अरब रिफाइनरीज लग रही हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया से जो कमिटमेंट आएगा, तो UAE के अंदर इस वक्त मीटिंग है। मिडल ईस्ट जो है ओवरऑल जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगा। आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त हम जो है CPEC जो है वो एक हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट रिफाइनरीज की तरफ से आ रही हैं, UAE की तरफ से मोस्ट प्रॉब्ली कतर की तरफ से आएगी, क्योंकि हम ज़ाहिर है उनको सिक्योरिटी सपोर्ट दे रहे हैं। तो हमने सही एक डायरेक्शन लिया है। मिलिट्री सपोर्ट के साथ हम इस इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे, वो सिक्योर करेंगे। और आई थिंक कि यही हमारे लिए डायरेक्शन है, जहां पर हमारा GDP ग्रोथ रेट अब 2% से एक ऑर्गेनिक तरीके से जो चल रहा था वो FDI से उसके अंदर जो है एक अच्छा सा जो है वो इंजन लगेगा और फिर हम सही डायरेक्शन के तरफ जाएंगे। आई थिंक कि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, इससे बेहतर इकोनॉमिक टीम नहीं आ सकती थी। और आई थिंक कि ये सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि समझते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड जो है हमें FDI नंबर्स लेकर आने हैं। FDI क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि हमारा डेट काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी अनरेस्ट काफी ज्यादा मौजूद था, स्पेशली जब अफगान वॉर जो है या अफगानिस्तान से जो US फोर्सेज हैं वो जब निकली, तो सिक्योरिटी अनरेस्ट जो है उसको हम इस वक्त काबू में मिलिट्री फोर्सेज के साथ जो है वो कर रहे हैं। साथ में हम FDI नंबर्स को बढ़ाएंगे CPEC को लेकर, और फिर साथ में जो हमें इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट्स मिल रहे हैं मिडल ईस्ट से। तो आई थिंक दीज आर द सिल्वर लाइनिंग एंड आई थिंक वी होप कि ये अगर डायरेक्शन इसका सही चले जाता है और इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पाकिस्तान में डॉलर्स आ जाएंगे। बैंकरप्सी का जो हमें इस वक्त जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया और अपेरेंटली हमें नजर आ रहा है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये अपेरेंटली ज़ाहिर बात है, एक इंटरप्रिटेशन है जो कि एहसन मेहनती साहब की है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ख़ास तौर पे वही एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान इज़ थ्रोइंग इट्स वेट अराउंड इन द रीजन। फारूक अफजल साहब, देखें, आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान इज़ अ मिलिट्री पावर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल हैव टू यूज़ इट फॉर आवर इकोनॉमिक बेटरमेंट। मैं तो इस हद तक कहता हूं कि हमारी पेनिट्रेशन तो इस वक्त अफ्रीका तक में होनी चाहिए, क्योंकि इस रीजन को हम केटर भी कर सकते हैं और हम एक बहुत अहम मिलिट्री पावर है। जितना ज़्यादा हम अपने रूट्स को एक्सटेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा हम अपनी ब्रांचेस को एक्सटेंड करेंगे, हम उसी मिलिट्री पावर को इकोनॉमिक पावर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह आप समझने की कोशिश करें। जी फारूक अफजल साहब, ये आप आज बात कर रहे हैं मिलिट्री पावर है हमारे पास, तो ट्रांसफॉर्म इनटू इकोनॉमिक पावर। देखिए, टू ट्रांसफॉर्म इनटू इकोनॉमिक पावर, व्हाई वी डिडंट डू इट इन लास्ट 75 इयर्स? व्हाई यू आर थिंकिंग दिस टाइम कि जी इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे? पहले क्या हो रहा था? बात ये कि हम इस नैज पे आए क्यों? चीज़ ये है कि हमारे चाहे वो हमारी मिलिट्री पावर हमारे साथ है, वो ट्रांसफॉर्म करेगी, कैसे करे, पहले क्यों नहीं किया गया? बात अच्छी, देखिए आप ये जो बात कर रहे हैं, वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। आई टेल यू, ये एक टेम्परेरी फेज आपके सामने है। आपके पास FDI कभी भी नहीं आएगा, ये बता दूं आपको मैं। अगर ये मौजूदा टीम रही, जो भी लोग हैं, ये सारे चले हुए कारतूस हैं अली भाई, दे चले हुए कारतूस हैं। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि यार दे अब वो अच्छा दोबारा काम करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो ये इनसे आप कभी अच्छी तवक्को नहीं रख सकते। और अगर ये टीम चलाती रही तो पाकिस्तान की इकॉनमी कभी बेहतर नहीं होगी, मुझसे लिखवा लें आप, क्योंकि कोई चेंज नहीं है, ऐसा कोई तब्दीली नहीं है। वही जो पुराने लोग हैं जो 40 साल से हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, जब पहले कुछ नहीं कर पाए तो उनकी चीजें, उनकी उम्र पुख्ता हो चुकी है। यही तो बात कर रहा हूं। देखिए, कांट डू एनीथिंग। अब अहमद चुनाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टर PSX हैं, और मुझे मेरे जो पेशकार हैं थोड़ी देर में बताएंगे कि PSX की क्या सूरत हाल है। लेकिन अहमद चुनाई साहब, मुबारक हो, हमें जो है वो बड़े लंबे स्केल के ऊपर जनाब वाला इमदाद मिल गई।
अब तो देखें आराम आना चाहिए मार्केट को भी, डॉलर भी अब 100 रुपए का हो जाना चाहिए, इतना पैसा मिला है अब तो सर चीजें सस्ती हो जानी चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑप्टिक्स जो है वो सब चीज़ों के अच्छे हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान की मदद की है वो दो सूरत हाल पे की है। एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा अहम पहलू जो है वो क्लाइमेट चेंज, जो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जज्बा है पाकिस्तान की तरफ, उनका एक ट्रस्ट लेवल है, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है। और अब यहाँ के हुक्मरानों को ये चाहिए कि इस जज्बे को, इस ट्रस्ट लेवल को, इस कॉन्फिडेंस को जो है वो प्रूव करके दिखाएं कि जिस मकसद के लिए पैसे दिए गए हैं उस मकसद में इस्तेमाल हो। जहाँ तक सवाल है डॉलर के एक्सचेंज रेट का, ऑब्वियसली बेहतरी ज़रूर आएगी। इसलिए बेहतरी आएगी कि वो एक स्पेकुलेशन जो थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान के पास कोई पैसे नहीं होंगे, वो सूरत हाल का इंशाल्लाह वो सामना नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतरी की तरफ चला जाएगा। तीसरा एक बड़ा जो फैक्टर था कि जहाँ एलसीज के खोलने में रुकावटें हो रही थी, माल के रिलीज होने में रुकावटें हो रही थी, एलसी की रीपेमेंट्स में जो है वो डिले हो रहा था, मैं समझता हूँ कि वो सारा अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ये सारे जब इक़दाम हो जाएंगे तो फिर हमारा कंसंट्रेशन ये होगा कि इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो, उसके लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएं, कहाँ कहाँ सब्सिडीज जो है रिमूव की जाएं, और कहाँ जो है वो लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया चले। ये काम अब गवर्नमेंट का है कि इन चीज़ों को मोबिलाइज करे और बेहतर और मस्बत इक़दाम की तरफ जाए। आज अगर इस सूरत हाल नहीं, लेकिन एक चीज आपके सामने रखता हूँ, लोग बड़े बौखलाए हुए थे, लोगों को पता नहीं था कि ये अनसर्टेनिटी के बादल कहाँ हटेंगे। रात को खान साहब की पीटीआई जो है उनका कैंडिडेट जनाब वो सीएम पंजाब जो है रिटेन हो गया, तो इसकी वजह से तो और ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, मार्केट पॉजिटिव हो गई, समझ नहीं आया। जबकि पहले जो है इतनी अच्छी खबर आई और 2-3 दिन मार्केट नेगेटिव रही। तो सर उल्टा लटकेंगे तो सीधा नजर आएगा, मार्केट वाले तो लगता है जी। ये रात का जो इंसिडेंट है, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद पंजाब का नॉर्म हो गया है कि पंजाब में पिछले 8 महीने से यही अनसर्टेनिटी चल रही है। तो किसी के आने या किसी के जाने से मैं नहीं समझता कि पंजाब की सतह पे या पाकिस्तान की सतह पे कोई बहुत बड़ा अफेक्ट आ जाए। शायद लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इस हिट एंड रन के और इस म्यूजिकल चेयर के जो है वो आदी हो गए हैं, और ये समझते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन पंजाब, जो कि डिजायरेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, चंद लम्हों के मैं चंद लम्हों के लिए आपको रोकता हूं यहाँ फारूक अफजल साहब। अब बात यह है कि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट यहाँ पर जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था, बात यह है कि दूसरी तरफ खान साहब जो कि पीटीआई के सरबराह भी हैं अभी तक, और ऐसा महसूस होता है कि वो मामलात उनके तय हो गए होंगे किसी लेवल के ऊपर। सीएम पंजाब की सीट जो है वो रिटेन हो गई, जो कैंडिडेट इनका था। अब प्रॉब्लम यह आगे डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली की तरफ जाना है, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अगर होता है तो अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान दैट दे हैव सेट, इशू ये है कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर अनसर्टेनिटी ज़रूर आएगी, चाहे पंजाब में आए या फिर केपीके के अंदर आए। उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असरात मुरतब होंगे, मुख्तसरन आप बताएं, फिर मैं वापस जाऊँ। सर, ये बात ये है कि जो अनसर्टेनिटी है ना, ये जब तक सेटल नहीं होगी, जब तक पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे। अभी जो एक पहले र्यूमर ये भी थी कि प्रॉब्ली ये गवर्नमेंट आगे 6-8 महीने और बढ़ाएगी इलेक्शंस को। अगर ये असम्बली डिज़ोल्व होती है, केपीके भी डिज़ोल्व होती है, तो डेफिनेटली पूरे मुल्क एक टर्मोइल सिचुएशन हो जाएगी, और पूरे मुल्क में इलेक्शन, इनको कम से कम 2 सूबों में इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। उससे फिर दोबारा जो भी इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको फिर इनका एतमाद मुतनज़्ज़ल होगा, और वो भी सोचेंगे यार कि इसके पूरे अफेक्ट पूरे मुल्क पे पड़ेंगे। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, ठीक है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वहाँ किसी चेंज आती है, वहाँ अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, सो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन द टोटल इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। और इतना हम आसान ले रहे हैं कि ये बहुत, मुझे अगर पैसे $10.5 बिलियन मिले, मुझे आज मिले, आज मिले तो मैं अपने मसले हल करूंगा। मेरे पास 4,500 कंटेनर कोर्ट पे खड़े हुए, पोर्ट पे, ठीक है, वो मैं रिलीज नहीं कर सकता। हमें ये पैसे कब मिलने हैं, कैसे मिलने हैं? हम खुशियां मना रहे हैं, नाच कर रहे हैं, वो हमें पैसे मिल गए, पैसे कब मिलेंगे भाई? हमें मिलेंगे कब? उसका टेन्योर क्या है, वो किन टर्म्स में मिले हैं, कैसे मिले हैं, कुछ पता नहीं है। अभी सिर्फ बातों की बेस के ऊपर इकोनॉमी तो है ना, देखिए खुशाइंदे, लेकिन कब मिलेंगे? मुझे तो आई नीडेड दैट मनी एज ऑफ यस्टरडे, क्योंकि हमारे मुल्क की जो प्रॉब्लम है वो तो सेटल नहीं हुई अभी तक कोई। चलिए ये पूछते हैं अहमद चिनाई साहब, अभी जो फारूक अफजल साहब ने चीज की निशानदेही की वो ये है कि व्हाट इज द क्वेश्चन राइट नाउ? क्या एलसीज वगैरह अब खुलना शुरू हो गई हैं, डॉलर सस्ता हो गया है? व्हाट आर गोइंग टू बी द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द एड दैट वी हैव और फ्रेंडली हेल्प दैट वी हैव रिसीव्ड? जी
देखिए वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके असरात कल से ज़ाहिर होना शुरू हो गए। डॉलर की पोजीशन जो है वो सॉफ्टन हो गई। बैंक जो है वो अब कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे और वो भी पेशरफ कर रहे हैं। पहले जो बिल्कुल इंकारी थी वो जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज होती जा रही है और टाइम लगेगा। मैं नहीं कहता कि रातों रात ही काम हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बहुत हौसला अफजा नताइज देखेंगे और जब भी हौसला अफजा नताइज आएंगे, इकनॉमी का रिवाइवल शुरू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी को इम्पैक्ट आया है उसमें जो है वो कुछ बेहतरी आ जाएगी और हम सारे जो है वो इस बात में मसरूफ हो जाएंगे कि कैसे जो अपने कोलेटरल लॉसेस हैं जो हुए हैं उनको काबू करें और उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। सर आप तो ठंडे मिजाज से बता रहे हैं, लेकिन फारूक अफजल साहब जैसे जज्बाती लोग जो है वो मान नहीं रहे वाली बात। भाई ये देखें, अहमद चिनाई साहब ने बिल्कुल ठंडे और मुतवाजिन तरीके से आपको समझा दिया, हालात ठीक हो जाएंगे चंद दिन के अंदर। फारूक साहब रिलैक्स हो जाएं, सारे ये जितने कंटेनर फंसे हुए सब निकल आएंगे। ऐसे ही आप लोग परेशान हो रहे हैं, यकीन करें। हुकूमत बदलेगी भी तो यही सूरत हाल रहेगी ना। आप कोई भी आ जाए तो तब भी यही सूरत हाल रहेगी, चाहे अगला वजीर खजाना शॉर्टकट मेरे फिर मुंह से निकल गया, शौकत तरीन क्यों ना आ जाए, फिर भी यही हालात रहेंगे। देखें, बात यह है कि जब ये रिजम चेंज कराई गई थी उस वक्त आपको पता है कि हमारा जीडीपी क्या था, 5.97% जीडीपी था। हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.7% थी, एग्रीकल्चर हमारी 4.4% ग्रोथ थी, सर्विस की हमारी 6.4%। नहीं, लेकिन मुल्क तो पाकिस्तान ही है ना। सर मुल्क पाकिस्तान है, उस नहज नहीं, आज हम जिस नहज पे आए हैं, बात ये है कि वाई हम इस नहज पे क्यों पहुंचे। जब एक चीज सिस्टम चल रहा था, यू हैड मोर देन $20 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स। आपकी हिस्ट्री में पहली मतलब $30 बिलियन से क्रॉस की आपकी एक्सपोर्ट, $30 बिलियन से मोर यू हैड फॉरेन रेमिटेंसेस। ठीक है, आज हम कंगले क्यों हो गए? वो जो $20 बिलियन में हिसाब दें वो पैसे कहाँ गए? क्यों हम लेस देन $6 बिलियन पर आ गए? हमें हिसाब चाहिए। एक न्यूट्रल बंदे से मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी न्यूट्रल हूँ, ये भी न्यूट्रल है। अहमद चिनाई साहब, मैं मुख्तसर ये जानना चाहूँगा, ये क्या कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉलिटिकल चेंज है जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन है इस वक्त, या ये एक जिसे आप कह सकते हैं कि नेचुरल एवोल्यूशन है? देखिए 5-6 महीने के अंदर क्या $20 मिलियन जो है वो वाइप ऑफ हो गए, क्या हम खा गए या कोई अपने घर लेके चला गया, या इतना आसान है कि नेशनल स्केचर में से कैश निकाला और घर लेके चले गए? ऐसा नहीं होता। ये एक नेचुरल एवोल्यूशन है जो आपने बात की है। हमारी पेमेंट्स थी, पेबल्स थी, इसके बाद ऑयल प्राइसेस का एक बहरान, और इसके बाद जो है वो इंटरनेशनली जो हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सैलाब उसको डिस्काउंट नहीं कर रही है। हाँ। फिर इसके बाद ये फैक्ट आज है कि हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो बड़ी बूम कर रही थी। आज हम लेट्स से 30-40% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे खड़े हुए हैं। उसकी वजह खुदा ना खास्ता कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है कि कोई बिजली नहीं आ रही, कोई गैस नहीं आ रहा, कोई पानी नहीं है, या कोई इनपुट्स इतनी महंगी हो गई हैं। एक्चुअल फैक्ट ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है, और ये फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये फिनोमेना इस वक्त इंडिया का भी है, बांग्लादेश का भी है, वियतनाम का भी है। कि मैं यहाँ तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो है ना, जो लोग मतलब ये कि जिनका दिल आया हुआ है कि भाई ये रजीम चेंज थी, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको रुकना पड़ेगा फारूक अफजल साहब, एटलीस्ट फोर्टनाइट, जिसके बाद दोबारा से आपको बुलाएंगे और इस मौजू के ऊपर आपके साथ जीरा करेंगे। आज बड़ा मज़ा आया आपके साथ बहस करके। इंशाअल्लाह आपके सामने और भी फैक्ट्स रखेंगे कि माजी वालों ने भी कुछ इसी तरह की हरकतें की, मौजूद लोगों ने भी कुछ इसी तरह की। क्या करें, पाकिस्तानियों की किस्मत ही ठीक नहीं रही। खैर, ज़मीन मिली, गलत मिसाल। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।